Hello students, in this video we will discuss chapter 3 of mutual fund distributors module. The name of the chapter is legal structure of mutual funds in India, and again it's a very important chapter from the exam point of view. और इस पूरे चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि म्यूचुअल फंड की ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसा होता है और कौन कौन से लेयर्स के अंदर कौन कौन से स्टेप्स में म्यूचुअल फंड काम करता है और फाइनल म्यूचुअल फंड को इन्वेस्टर्स तक क्या पूरा मोडस ऑपरेंडी रहता है। तो ये पूरा सारी चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर समझने वाले हैं। तो सबसे पहले म्यूचुअल फंड स्कीम्स कैसे ऑपरेट होती हैं। इन्वेस्टर्स से पूल होता है, एसेट पूल होती है उनकी इन्वेस्टमेंट्स। तो इन्वेस्टर्स पूल देयर मनी विद फंड मैनेजर्स, जो कि एएमसीज होती हैं। फंड मैनेजर म्यूचुअल फंड के केस में एएमसीज होती हैं, यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज। और वो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, पूरे एसेट्स को, पूरे फंड को मैनेज करती हैं। और वो कैसे मैनेज करती हैं? बाय इन्वेस्टिंग दोज फंड्स इन सिक्योरिटीज़। अब यहाँ पे सिक्योरिटीज़ मैंने एज अ जनरल वर्ड यूज़ करा है, और सिक्योरिटीज़ में यू कैन टेक रियल एस्टेट, कमोडिटीज़ एज वेल एज इक्विटीज़ एंड डेट एज वेल। Then those securities will generate the returns, and then those returns will be given back या passed back to the investors again. तो पूरा साइकिल ऐसे चलता है कि इन्वेस्टर्स अपना पैसा जो है, इन्वेस्टर्स से फंड मैनेजर्स पूल करते हैं उनके पैसे या फिर फंड्स, और वो फंड्स को मैनेज करके जो भी रिटर्न उससे निकलता है वो दैट रिटर्न विल बी गिवन बैक टू द इन्वेस्टर्स। ये पूरा मोडस ऑपरेंडी है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का, वो इस तरीके से चलता है। फिर उसके बाद की कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ अ म्यूचुअल फंड क्या होते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, रादर मैं इसको ये कहूँगा कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है म्यूचुअल फंड का। तो सबसे ऊपर होते हैं स्पॉन्सर सबसे ऊपर होते हैं स्पॉन्सर्स। वो कंपनीज होती हैं, एक इट वुड रादर बी एनबीएफसी, और बैंकिंग कंपनीज होती हैं, बैंकिंग एंड एनबीएफसी कंपनीज होती हैं, जो पूरे म्यूचुअल फंड के लिए फाउंडिंग स्टोन रखती हैं। फाउंडेशनल स्टोन स्पॉन्सर्स ही रखते हैं, वो पूरा आइडिया को कंसीव करते हैं। और मैं ऐसा भी कहूँगा कि ये प्रमोटर्स हो गए, सॉर्ट ऑफ प्रमोटर्स होते हैं। तो सबसे ऊपर पिरामिड पे कौन है? वो स्पॉन्सर हैं। स्पॉन्सर जो है ट्रस्टीज़ को अपॉइंट करते हैं, जिनको आप बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ भी बोलते हो। और फिर बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ के बाद फाइनल एएमसी अपॉइंट होती है, और एएमसी अगेन एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है जो पूरे फंड का देख रेख करती है। अब रियल लाइफ एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, जैसे एचडीएफसी या फिर एसबीआई म्यूचुअल फंड की अगर मैं बात करूं, तो स्पॉन्सर कौन हो गया? एसबीआई बैंक स्पॉन्सर हो गया। अब एसबीआई बैंक वो है जिनके पास एक फाइनेंशियल विजडम है और बहुत सालों का एक्सपीरियंस है उसकी मैनेजमेंट के पास। तो इसलिए स्पॉन्सर जो हो गए, जो नींव रखेंगे, जो पूरे आइडिया को प्रैक्टिकलिटी तक लेकर जाएंगे, वो कौन हो गया? एसबीआई बैंक। देन एसबीआई बैंक एक टीम ऑफ ट्रस्टीज बनाएगा, बोर्ड ऑफ ट्रस्टी बनाएगा, जो पूरा उसको गवर्न करेगा, पूरा लीगल स्ट्रक्चर को बताएगा, पूरे उसकी फंक्शनिंग को गवर्न करेगा। और वो बोर्ड ऑफ स्ट्रक्चर 4 होंगे, मिनिमम 4 रहते हैं। इधर वो कंपनी भी हो सकती है, इंडिविजुअल भी हो सकती है। तो एसबीआई के बोर्ड मेंबर्स खुद भी हो सकते हैं। देन वो बोर्ड मेंबर एक एएमसी बनाएंगे जो फंड को मैनेज करेगी, और यही स्कीम्स भी ड्राफ्ट करती है रादर। तो एएमसीज हो गई। अब एसबीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हो गई। जैसे अगर मैं इंडिया में बात करूँ तो एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, देन निप्पो एसेट मैनेजमेंट कंपनी, ऐसे प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड। तो इस तरीके की एएमसीज हैं मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल। तो वो एएमसी फिर फंड मैनेजमेंट करती हैं, और वो एएमसी फिर आपके साथ म्यूचुअल फंड स्कीम्स भी लॉन्च करती हैं, इंफॉर्मेशनल डॉक्यूमेंट बनाती हैं, और डिफरेंट स्कीम्स को सेटअप करती हैं। फिर उसके बाद कुछ अलग ऑर्गेनाइजेशंस भी होती हैं जो पूरे बिजनेस को हैंडल करने में, ईज आउट करने में हेल्पफुल होती हैं, जैसे कस्टोडियन हो गया। तो जब एएमसी जो भी सिक्योरिटीज़ को परचेज करती है इन्वेस्टर्स के पैसे से, वो कस्टोडियन के पास सेफ कीपिंग के लिए सबमिट भी करती हैं, जमा भी करती हैं। तो कस्टोडियन का भी इंपॉर्टेंट रोल है। दे विल कीप द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स इन देयर सेफ कस्टडी। और उसके बाद आरटीए का भी इंपॉर्टेंट रोल है। आरटीए क्या करेगा? जो भी म्यूचुअल फंड में ट्रांसफ़र होते हैं, यूनिट्स ट्रांसफ़र होते हैं, उसका रिकॉर्ड कौन रखता है? उसका रिकॉर्ड आरटीए रखता है। क्योंकि म्यूचुअल फंड्स की यूनिट्स जो होती हैं वो ट्रांसफरेबल होती हैं, ट्रेडेबल होती हैं। तो ट्रेडिंग का वो रिकॉर्ड कौन रखता है? वो आरटीए रखता है, रजिस्ट्रार ट्रांसफर एजेंट। देन उसके बाद अदर इंटरमीडिएट्स भी इंपॉर्टेंट होती है, जैसे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स। अभी हम आगे जाके डिस्कस करने वाले हैं। तो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स भी इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट है फॉर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। देन अगेन द लाइसेंस इज बिंग गिवन बाय द सेबी। तो सेबी कौन है? सेबी की सुपरविजन में पूरी इंडस्ट्री चलती है। सेबी इज अ रेगुलेटर, सेबी इज अ मास्टर प्लानर, सेबी इज एवरीथिंग। और ये सब होता किसके लिए है? यूनिट होल्डर यानी इन्वेस्टर्स के लिए। तो वो
सबसे ऊपर यूनिट होल्डर और सबसे नीचे सेबी। तो दोनों के इकोसिस्टम के बीच में, इस पूरे इकोसिस्टम के अंदर ये पूरा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री लाया करती है। तो सबसे पहले स्पॉन्सर आ रहे हैं। तो स्पॉन्सर क्या होते हैं? एप्लीकेशन टू सेबी, एप्लीकेशन या पूरा म्यूचुअल फंड का आइडिया बनाने का जो जिम्मा होता है वो किसका होता है? स्पॉन्सर्स का होता है। तो एप्लीकेशन टू सेबी फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ अ म्यूचुअल फंड इज मेड बाय द स्पॉन्सर। देयर आफ्टर द स्पॉन्सर इन्वेस्ट इन द कैपिटल ऑफ द एएमसी। फिर वो अपनी एएमसी बनाते हैं, जनरली वो रही होती है। या फिर जैसे आप बैंक की देखो, कैनरा बैंक की कौन सी है? रोबैको है, रोबैको, कैनरा बैंक रोबैको एएमसी है उनकी। मतलब ये एएमसी इधर इट कुड बी अ इंडियन कंपनी एज वेल एज अ फॉरेन कंपनी। एएमसी फॉरेन कंपनी भी हो। बहुत सारे फॉरेन वेस्टर्न म्यूचुअल फंड्स भी हैं हमारे पास, जैसे आपको पता होगा ब्लैक रॉक है, एक इवन मिराई एसेट्स है। तो ये जो एएमसीज हैं सारी फॉरेन एएमसीज हैं, लेकिन इनके जो स्पॉन्सर्स हैं वो इंडियन स्पॉन्सर्स हैं। तो इंडियन एनबीएफसी या इंडियन बैंक्स उनके स्पॉन्सर हैं। तो स्पॉन्सर्स के लिए भी एक थ्रेशोल्ड है। द स्पॉन्सर शुड हैव अ साउंड ट्रैक रिकॉर्ड एंड जनरल रेपुटेशन ऑफ फेयरनेस एंड इंटेग्रिटी। आप सब लोगों को पता है फेयरनेस और इंटेग्रिटी में एसबीआई सुप्रीम, तो इसलिए एसबीआई का म्यूचुअल फंड है। ठीक है। उनको फाइनेंशियल सर्विस देते हुए कम से कम 5 साल का समय हो जाना चाहिए। उनकी नेटवर्थ जो है पॉजिटिव होनी चाहिए, और लॉस मेकिंग कंसर्न नहीं होना चाहिए। पॉजिटिव नेटवर्थ उनके पास होनी चाहिए। और उनके पास लिक्विड नेट एसेट्स, लिक्विड नेटवर्थ मतलब जो इजीली कन्वर्टेबल टू कैश है, यानी मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ हो गई, जैसे गोल्ड हो गया, कैश हो गया, एफडीज हो गई, आरडीज हो गई, इज मोर देन द प्रपोज कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ द स्पॉन्सर इन द एसेट मैनेजमेंट कंपनी। जितनी कैपिटल से वो एएमसी बनाएंगे उससे ज़्यादा की लिक्विड नेटवर्थ उनकी स्पॉन्सर्स की ऑलरेडी होनी चाहिए। उसके बाद उनके पास नेट प्रॉफिट होना चाहिए 5 सालों में, पिछले 5 सालों में उनका हर साल में नेट प्रॉफिट होना चाहिए। मैंने वही बोला, लॉस नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद कम से कम जो एनुअल नेट प्रॉफिट है वो 10 करोड़ से कम नहीं होने चाहिए। 10 करोड़ रुपए का प्रॉफिट, यानी पिछले 5 सालों में उन्होंने 50 करोड़ रुपए कमाए हो, तब ये माना जाएगा कि दीज पीपल या दीज कंसर्न इज अ financially stable concern and they have a reputation and they are operating with fairness and integrity. उसके बाद बोर्ड ऑफ ट्रस्टी अपॉइंट करते हैं स्पॉन्सर। तो ट्रस्टीज हैव अ क्रिटिकल रोल इन इंश्योरिंग दैट द म्यूचुअल फंड कंप्लाइज विद ऑल द रेगुलेशन। मैंने क्या बोला था, सुपरविजन का काम है, और वो पूरा ये मेक श्योर करते हैं कि जो म्यूचुअल फंड का काम है वो पूरा एक दायरे के अंदर हो रहा है, रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर हो रहा है, एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द यूनिट होल्डर। तो सेबी क्या कहता है कि एवरी ट्रस्टी मस्ट बी अ पर्सन ऑफ एबिलिटी, इंटेग्रिटी एंड स्टैंडिंग। मतलब ऐसा नहीं है नामी ग्रामी हस्ती होनी चाहिए और लोग उसको जानते हुए होने चाहिए। ये नहीं आपने घर से किसी को भी उठा के ट्रस्टी बना दिया, और उससे पे कोई इल्ज़ाम नहीं होना चाहिए, उसके मॉरल कैरेक्टर पे कोई इल्ज़ाम नहीं होना चाहिए, कोई इकोनॉमिक ऑफेंस में वो फंसा हुआ नहीं होना चाहिए। नो एमसी एंड नो डायरेक्टर ऑफिसर एंड एम्प्लॉय ऑफ एएमसी शैल बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड। एएमसी से रिलेटेड लोग वो नहीं होने चाहिए, इंडिपेंडेंट लोग होने चाहिए। कुल मिला के मतलब ये है कि पर्सन ऑफ स्टैंडिंग एंड पर्सन ऑफ इंडिपेंडेंसी ही यहाँ पे बोर्ड ऑफ ट्रस्टी बनेगा। ठीक है। द स्पॉन्सर विल हैव टू अपॉइंट एटलीस्ट 4 ट्रस्टीज। मैंने आपको बताया था 4 ट्रस्टी होने चाहिए। अगर वो कंपनी है तो उस कंपनी के 4 डायरेक्टर आप एज अ ट्रस्टी अपॉइंट कर सकते हो, और जिसमें से एटलीस्ट 2/3 ऑफ द ट्रस्टीज ऑन द बोर्ड ऑफ द ट्रस्टी कंपनी वुड नीड टू बी इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंसी यहाँ पे बहुत फोकस किया गया। इंडिपेंडेंसी एक्चुअली इसलिए है क्योंकि अगर वो इंडिपेंडेंट होंगे तो वो किसी एक का इंटरेस्ट, एक का वेस्टेड इंटरेस्ट जो है वो उसको हावी नहीं होने देंगे। और यहाँ पे ये फोकस किया गया है कि जो पर्पस है वो टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द इन्वेस्टर्स, और इन्वेस्टर्स के हक के लिए ही यहाँ पे इंडिपेंडेंसी बढ़ाई गई है, ताकि वो ये ध्यान रख सके कि किसी का भी अधिकार जो है वो यहाँ पे छीनना नहीं चाहिए और किसी के वेस्टेड इंटरेस्ट को यहाँ पे फुलफिलमेंट नहीं होना चाहिए। फिर जो पूरा म्यूचुअल फंड है वो एक ट्रस्ट की फॉर्म में बनता है। क्योंकि ये पब्लिक ट्रस्ट माना जाता है और ये किसी की भलाई के लिए, यानी इन्वेस्टर्स का पैसा इसमें होता है और इन्वेस्टर्स की भलाई के लिए, इन्वेस्टर्स की प्रॉफिटेबिलिटी के लिए ही ये पूरा बिजनेस किया जाता है। तो इसलिए इसको ट्रस्ट की फॉर्म में रखा जाता है। अ म्यूचुअल फंड इज कंसिडर्ड इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रस्ट, इसलिए यहाँ पे एक ट्रस्ट डीड भी होती है जो डिफाइनिंग राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ ट्रस्ट एज वेल एज बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज वगैरह यहाँ पे आपको मेंशन करने पड़ते हैं। और ये ट्रस्ट इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के अंदर रजिस्टर कराने पड़ता है, एग्जीक्यूटेड बाय द स्पॉन्सर इन फेवर ऑफ द ट्रस्टी, इसलिए यहाँ पे एक ट्रस्टीज बनाए जाते हैं। ठीक है ना। और वो ट्रस्टी एएमसी के पूरे सुपरविजन करते हैं एएमसी और स्कीम्स का। देन कम्स द ऑपरेशनल पार्ट। एएमसी एक ऑपरेशनल पार्ट होता है जो स्कीम्स को ड्राफ्ट करता है और स्कीम्स का फंड एलोकेट भी करता है और एलोकेशन का काम है, और डिस्ट्रीब्यूटर से भी जो डील आउट करता है वो एएमसी ही करती है।
तो डे टू डे ऑपरेशन ऑफ अ म्यूचुअल फंड इज हैंडल्ड बाय द एएमसी। अब सेबी क्या कहता है, द डायरेक्टर ऑफ द एएमसी नीड टू बी अ पर्सन, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए। जनरली कौन होते हैं, एमबीए फाइनेंस, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो गए, कंपनी सेक्रेटरीज हो गए, और डिफरेंट फ्रॉम फाइनेंशियल सीएफएज हो गए, सीएमएज हो गए, और सीएमटीज हो गए। तो ये डिफरेंट फील्ड के जो प्रोफेशनल्स हैं, दे कम्स टुगेदर एंड फॉर्म अ एएमसी। द डायरेक्टर एज वेल एज द केएमपीज ऑफ एएमसी शुड नॉट बी, मतलब मॉरल करेक्टर उनका हाई होना चाहिए, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनके मॉरल करेक्टर पे कोई केस चल रहा हो। ठीक है। केएमपी की मैनेजरियल ऑफ द एएमसी शुड नॉट हैव वर्क फॉर एनी एसेट मैनेजमेंट कंपनी और म्यूचुअल फंड और इंटरमीडिएट ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन इट्स रजिस्ट्रेशन वाज सस्पेंडेड और कैंसल्ड। ठीक है। तो कैंसल्ड और सस्पेंडेड वाले जो म्यूचुअल फंड हैं, उनके जो केएमपीज हैं वो उनसे रिलेटेड नहीं होने चाहिए। ठीक है। तो साफ छवि वाले लोग यहाँ पे चाहिए। उसके बाद आता है कस्टोडियन। तो कस्टोडियन का काम क्या होता है, सेफ कीपिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स या सेफ कीपिंग ऑफ एसेट्स होता है। तो कस्टोडियन हैव द कस्टडी ऑफ द एसेट्स ऑफ द फंड। मान के चलिएगा अगर टाइटल डीड्स है रियल एस्टेट की, या फिर फंड्स की यूनिट है, या फिर इक्विटी शेयर्स को तो अब आजकल वैसे भी डीमेट फॉर्म में रखा जाता है, तो उसकी ज़रूरत है नहीं। तो मोस्ट ऑफ द एसेट्स इज बीइंग हेल्ड इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो कस्टोडियन का यहाँ पे इतना मेजर कोई रोल रहा नहीं है, अनटिल एंड अनलेस कोई इंपॉर्टेंट सोफिस्टिकेटेड से डॉक्यूमेंट्स ना हो किसी एसेट के साथ अटैच, अदरवाइज यहाँ पे कुछ रोल है नहीं। तो कस्टोडियन नीड्स टू एक्सेप्ट एंड गिव डिलीवरीज ऑफ सिक्योरिटीज फॉर द परचेज एंड सेल ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ द वेरियस स्कीम्स ऑफ द फंड। दस द कस्टोडियन सेटल्स ऑल द ट्रांजेक्शन ऑन बिहाफ ऑफ द म्यूचुअल फंड स्कीम्स। The custodian also tracks corporate action, dividend, bonuses and right in the companies where the fund is invested. तो अब मान के चलिएगा जो भी डिविडेंड बोनसेस या राइट्स आने हैं वो तो डीमैट फॉर्म में आएंगे, और डिविडेंड्स भी बैंक अकाउंट में आते हैं डायरेक्ट। तो आप ये कह सकते हो कि बैंक अकाउंट पे नज़र कौन रखेगा, ये कस्टोडियन नज़र रखेगा कि बैंक अकाउंट में इतने पैसे हैं या नहीं है। Provided that if the sponsor or its associate control 50% or more of the voting rights in the share capital of the custodian, or 50% or more of the directors of a custodian represents the interest of the sponsor, then unless certain specific conditions are fulfilled, that custodian cannot be appointed for the mutual fund operation of the sponsor or its associate or the subsidiary। क्या कह रहा है, अगर कोई भी कस्टोडियन को उसका स्पॉन्सर कंट्रोल करता है या तो कैपिटल से या फिर थ्रू डायरेक्टरशिप से, तो वहाँ पे वो एज अ कस्टोडियन म्यूचुअल फंड का काम नहीं कर सकता। यानी इसका मतलब ये है कि इंडिपेंडेंट कस्टोडियन की यहाँ पे ज़रूरत है। उसके बाद क्या स्ट्रक्चर है यहाँ पे, एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और है। स्पॉन्सर सबसे ऊपर आता है, ये एट द टॉप ऑफ द पिरामिड है। स्पॉन्सर अपॉइंट करता है ट्रस्टीज़ को, एंड ट्रस्टीज़ लेकर आती है एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़ को और इनका सुपरविजन करती है। फिर यहाँ से सारा काम एसेट मैनेजमेंट कंपनीज का, ट्रस्टी गेट्स आउट ऑफ द पिक्चर। अब कंप्लाइंस विद द सेबी रेगुलेशन भी यही काम है, फंड मैनेजमेंट भी इनका ही काम है, जिसमें एनालिसिस करना होगा, फंड मैनेज करना होगा और डीलर्स को अपॉइंट करना होगा। फिर उसके बाद ऑपरेशनल एंड कस्टमर सर्विस, जिसके अंदर मार्केटिंग की सारी चीज़ आ जाएगी और डॉक्यूमेंटेशन वाली चीज़ आ जाएगी। फिर सेल्स एंड मार्केटिंग में डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ बात करना, अदर फंक्शन मतलब ह्यूमन रिसोर्स, जो टैलेंट एक्विजिशन है, टेक्नोलॉजी और सिस्टम अपग्रेडेशन वगैरह, ये सारा पार्ट आ जाएगा। फिर ऑपरेशन के अंदर रजिस्टर ट्रांसफ़र एजेंसी, जो फिर यूनिट होल्डर्स का रिकॉर्ड रखेगी। और कस्टोडियन मैंने बोला था। फंड अकाउंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि डिफरेंट क्लास ऑफ एसेट्स में इन्वेस्टेड होता है पैसा, किसी के प्रॉफिट और लॉस कैसे रियलाइज़ हो रहा है, अक्रूवल बेसिस पे है, प्रीपेड बेसिस पे एक्सपेंसेस में, तो फंड अकाउंटिंग भी बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि डेली की डेली यूनिट प्राइस इनको अनाउंस करने पड़ते हैं, तो इस हिसाब से डेली के बेसिस पे फंड अकाउंटिंग होती है। तो फंड अकाउंटिंग इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। देन फिर कैश मैनेजमेंट, जो भी पैसा आता है उसका मैनेज करना, उसको सही तरीके से एलोकेट करना, कम्स अंडर द कैश मैनेजमेंट वाला पार्ट। It is used for the explanation of various functions within AMC. Individual AMC may have some differences in their structure. ठीक है, अलग अलग AMC के मॉडल्स अलग अलग होते हैं। अब ये इन हाउस भी हो सकता है, ये सारा प्रोसेस इन हाउस भी कर सकती है AMC, और इसको आउटसोर्स भी कर सकती है। तो ये इट डिपेंड्स ऑन AMC to AMC, राइट। अब देन कम्स द रेगुलेटर ऑफ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, विच इज़ AMFI, यानी एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया। और ये भी लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रिंग का भी काम करती है, और ये इट वर्क्स अंडर द एम्बिट ऑफ सेबी। तो सेबी के सबऑर्डिनेट है, बट म्यूचुअल फंड के अंदर अब अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन।
तो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इज द एसोसिएशन ऑफ ऑल रजिस्टर्ड एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, ठीक है। तो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज को रजिस्ट्रेशन कौन करता है? एमफी करता है। और एमफी की बहुत सारी एडवर्टीजमेंट भी आती है टीवी में रिगार्डिंग म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स वगैरह, ये आती रहती है। तो इनके भी कैंपेन चलते रहते हैं, अवेयरनेस कैंपेन्स एंड एजुकेशन में अवेयरनेस कैंपेन्स उनके चलते रहते हैं। तो इनका काम क्या है? टू मेंटेन हाई प्रोफेशनल और एथिकल स्टैंडर्ड्स, कि प्रोफेशनल और एथिकल स्टैंडर्ड्स को ये बताते हैं कि क्या प्रोफेशनल और एथिकल स्टैंडर्ड इंडस्ट्री के अंदर चलते हैं। तो इसका लिए ये राइट अथॉरिटी। टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ यूनिट होल्डर्स, ये तो ऑब्वियस है, ये सेबी का भी है और ये इसका भी है। टू प्रमोट बेस्ट बिजनेस प्रैक्टिसेस एंड कोड ऑफ कंडक्ट, टू इंटरेक्ट एंड टू रिप्रेजेंट टू सेबी। तो ये भी कह सकते हैं ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का पूरी डायलॉग बॉडी है। तो ये डायलॉग बॉडी क्या करती है? सेबी से कोई भी इंटरेक्शन करनी होती है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को, तो वो थ्रू एमफी करती है। तो टू रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट एंड अदर बॉडीज़, अगर मान के चलिए कोई और इंडस्ट्रियल बॉडीज़ हैं उनसे इंटरेक्ट करना है या फिर गवर्नमेंट के सामने कोई बात रखनी है, तो भी एमफी काम आती है। फिर उसके बाद अवेयरनेस प्रोग्राम भी ये करती रहती है और थ्रू एडवर्टीजमेंट मीडिया से करती रहती है। A major role of MFI involves the registration of mutual fund distributors by allotting them MFI registration number, which is mandatory for becoming a mutual fund distributor. अब यहाँ पे भी एक आपको important point मिल गया। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में क्वेश्चन बन सकता है कि whom do you have to apply for getting your registration number, distributor registration number? तो आंसर will be the MFI Association of Mutual Funds of India, ठीक है। That's it for today's class. We'll discuss the new topic in next video.